मेरे क्लास का स्टार्ट में जरा थोड़ा सा एक टेस्ट कर देंगे। रिवाइज है जो पढ़ा था लास्ट क्लास तक, ये डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है मेरी? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी कर लीजिए जरा, पहले एक टेस्ट सर आपके सामने मैंने खोल दी। आप भी जरा टेस्ट पहले दें। तो लास्ट क्लास से रिलेटेड इशू तो नहीं, रिवाइज है सारा? आप लोग भी पेज सेपरेट करें, एक टेस्ट है, फिर मैं आपके साथ नंबर भी शेयर करता हूँ, उस पर सेंड कीजिएगा। ये मुझे ये पता बहुत टेस्ट पहुंच ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है मेरी? आवाज का इशू तो नहीं? ये इशफाक साहब मेरा ख्याल है आप जरा रीजॉइन करके चेक करें, आवाज ठीक है मेरा ख्याल है। चलें स्टार्ट नहीं जी, मेरा ख्याल है इसके लिए चलो 30 मिनट्स बस रखना। मेरे पास इस वक्त टाइम है 8:35 तक खत्म करने की कोशिश करें। छोटा सा सवाल है, मैक्सिमम कोशिश करें।
आगे आ जाए। इधर बैठ जाए, आगे बैठ जाए। बस ठीक है, वो डैश लग जाएगा।
अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो बस डैश लग जाएगा। ठीक है। अभी वो जरा चेक करो कहाँ तक पहुंची कॉपी। जो मैंने सेट दिया था कहाँ तक पहुंचा। उधर से पूछ ली, उनसे पूछ ले कितने चाहिए। हैं? नहीं मतलब फिलहाल हो जाएगा गुजारा। हैं? नहीं वो चलो ये तो भेजो, लेकिन बाद में ये वो भी सेट भेजना। ज्यादा भेज दो, पाँच पाँच भेज दो। वो भी पता करना जरा।
उधर से जाएंगे, उधर कितना और है, ये पहले भी तो 10 पे दिए थे। नहीं ये सेट भी तो बनवाना है। नहीं ये भी भेज दें, कितने टोटल रहने दो, इधर से दे देना, रख लो इधर ही, इधर से डिस्ट्रीब्यूट कर देना, रख लो अपने पास, इधर रखो। ये मोनी, ये ऑनलाइन के लिए भी रख लो।
ये मुबीन हम यहाँ कितने चाहिए मेरा काउंट करो जरा। चालीस है तो फिलहाल तो है ना 40। 40 तो हो जाएंगे ना।
ये कलेक्ट कर ली जिन्होंने कर लिया, जिन्होंने वापस करना कर दे दें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका कहाँ तक पहुंचा? ये मूवी नंबर जरा शेयर करना। जो लोग कर रहे हैं बस 1-2 मिनट वाइंड अप करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी जो कर रहे हैं 1-2 मिनट में खत्म करें। हो जाएगा। ये कर दिए शेयर दोनों में। अरे ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स सर बताइएगा, आपको नंबर शेयर होगा आपके साथ, एक नंबर शेयर हुआ, इस नंबर पे आपने अपना आंसर शेयर वापस करना है। ये इस वक्त इंशाल्लाह ठीक है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर चेक करके बताइएगा नंबर शेयर हो गया आपको। बच्चे तो कह रहे नहीं हुआ। जरा देखो। जी हो गया जी शेयर। जी रेट यूजफुल लाइफ के बेस पे ही होता है, तो फिर रेट ही लेना है आपने। लेकिन अक्सर डिसीजन लेना पड़ता है अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही हो या परचेज ऑप्शन है
फिर तो यूजफुल लाइफ लेनी है, अदरवाइज शॉर्ट टर्म लेना है। लेकिन अगर रेट दिया तो वो यूजफुल लाइफ के बेस पे होता है, फिर वही लेना है। ठीक है, हम चलें जो कर रहे हैं वापस कर दें यार, दे दिया सबने तो साफ कर तो नहीं रहे? हो गया सर, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया नंबर मेथड जी, वो भी यूजफुल लाइफ के बेस पे निकला होता है, तो रेट दिया तो अपने वही करना है। यार वो मीन देखे होगा, नंबर नहीं शेयर हुआ है। चलिए अपने सामने जरा नोट्स रखें, दो तीन क्वेश्चंस कर रहे थे पिछले दिनों में, कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 वगैरह सारे कंप्लीट है। चलो बस छोड़ दें यार, तो टेस्ट वाला पेज अगर कोई है तो वापस करते हैं। चलिए ये जो अभी टेस्ट हुआ है इसका आंसर आपके पास, ये नोट्स निकाला जरा, नोट्स के बिल्कुल एंड में इसका आंसर भी है, ये जो क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे थे आप टेस्ट में। तो आज इसको जरा फाइनल कर लीजिएगा, फिर कल डिस्कस कर लेते हैं अगर कोई मसला रहेगा। कैसा हुआ वैसे, क्वेश्चन समझ आ गया था? बारह इसको फाइनल करने नोट्स में आपके सबसे आखिरी पेज पे इसका आंसर होगा, लास्ट पेज। ठीक है, उसमें सेकंड लास्ट पेज पे शायद इसका क्वेश्चन भी है और लास्ट पेज पे आंसर भी है। वापस शुरू में आया जरा, ये फर्स्ट 6 क्वेश्चन तो शायद हो गए हैं हमारे, इसमें एक 6A रहता है, इसको भी जरा होमवर्क रखना है, पर ये दो चीजें कल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या होमवर्क हो गया, एक टेस्ट क्वेश्चन काइंडली फाइनल करें, और नंबर 2 ये जो 6A के रेफरेंस से क्वेश्चन है, पेज नंबर 4 पे शायद। क्या हो गया सर, क्या हो गया सर? देन सर ये जो लीज हमने डिस्कस की है, ये सिर्फ अभी हमने लेसी के एंगल से पढ़ी है, लेसर की लीज भी है, लेकिन वो इंशाल्लाह हम कुछ अर्से बाद डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल जी बेटा, पॉइंट्स का अगर फर्क है तो आप बताएं, परेशान हो या रिलैक्स करें? तो घर जाके और रिलैक्स कीजिएगा इंशाल्लाह, फिर कल और डिस्कस करेंगे। तो अगर पॉइंट्स का मसला है तो क्यों परेशान हो रहे हैं? बारह, लेकिन हो सकता है कोई गलती अदरवाइज ना हुई हो, वो देख लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह कल सही तरह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो लीज में भी हमने सिर्फ क्या पढ़ा थी जरा बता दें, कौन सी दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? लेकिन अभी सिर्फ लेसी वो भी थोड़ा सा हमने पढ़ा है। असल में जितना भी हमने पढ़ा लीज का, ये दूसरे टॉपिक्स के साथ भी लिंक हो जाता है। तो इंशाल्लाह जब आप जरा बड़े हो जाएंगे रिजल्ट के बाद, तो इंशाल्लाह लीज का एक सेकंड पार्ट उस वक्त डिस्कस करेंगे लेसर के एंगल से। तो आज फिर एक नई डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। बुक शायद इस वीकेंड तक ही भी आएगी मेरा ख्याल है, तो ये बुकिंग जरा एक सेट और जरा शेयर करना, फिलहाल जरा ये नोट्स जरा संभाल कर रख लीजिएगा। एक एक सेट अभी आपके पास और आएगा, लीज का जरा बैग में रखना, एक एक जरा डिस्ट्रीब्यूट कर लेना पीछे। जनरल स्टूडेंट्स आपके साथ भी मेरा ख्याल शेयर हो गया होगा, जरा चेक कीजिएगा, आपको सब पीडीएफ मैंने शेयर कर दी। इन दिनों में कोशिश यही है मेरी कि बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ें आपके साथ डिस्कस ना की जाए, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है साथ साथ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इंडिविजुअली ये टॉपिक्स डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उन्हें मिक्स हो जाना बाद में, तो कोशिश करके रूटीन में रोज़ आके जो जो हो रहा है उसको ज़रूर साथ साथ रिवाइज करके क्लियर करते जाइएगा। ये किस नाम से हो, ये सॉरी क्या करें? नहीं सर, मैंने अभी आपको बताया सिर्फ लेसिस से पढ़ा, अभी लेसर भी है, फिर और चीज़ें भी हैं, तो इंशाल्लाह बाद में कंप्लीट करेंगे, अभी तो सिर्फ उसका एक हिस्सा पढ़ा, बाकी चीज़ें अभी इसलिए नहीं पढ़ रहे कि ज़रा उसमें ज़रा ज़्यादा डेप्थ है, तो इन दोनों में ज़रा हम पहले ज़रा पढ़ाई के सही स्टेट ऑफ माइंड में मुझे लगता है कि नहीं है। ये किस किस जगह पर? नहीं कौन सा है यार, वो यहाँ से निकाला पहले, मुझे दिखाया था जो सेट। नो उसमें यार वो चैप्टर जहाँ सारे पढ़े हैं।
No, what is कर देना अरे वाह बस अभी किए नहीं? मिशन हो गया। कब? इनको कर लीजिए, कर लो। पढ़ने को रखो। चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट पेज सामने रख लेंगे। नेक्स्ट जो डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी? जी सर, कभी आपने वर्ड सुना डॉलर? करेंसीज के नाम पाकिस्तानी रुपीस, डॉलर्स, और कौन कौन सी करेंसीज आप चाहते हैं कि आपके पास हो, उनके नाम बताएं। नहीं सिर्फ पाउंड नहीं, सिर्फ पाउंड समझना चाहते हो? मतलब बहुत से करेंसीज आप चाहते होंगे पाकिस्तानी रुपीस के अलावा। तो पाकिस्तानी रुपीस तो जब डॉलर पाउंड जेन में आता है तो ऐसा लगता है जैसे कागज के टुकड़े हैं। तो कौन कौन सी करेंसीज अच्छी लगती हैं, चलें ये बताएं। सारी ही हो पाकिस्तानी करेंसी के अलावा, तो 4-5 नाम बता देना मेरा। डॉलर, यूरोस, येन्स, दिनार्स, पाउंड वगैरह वगैरह। अब जरा अकाउंटिंग में इस बात को लें जरा। अगर आप पाकिस्तान में किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो पाकिस्तान में तो कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी रुपीस में, रुपीस करेंसी में बन रही होती हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में कुछ चीज परचेज कर रहे हैं और आपका सप्लायर अमेरिका में, अमेरिका से चीजें पाकिस्तान में, यानी उसे फिर इंपोर्ट बोलते हैं। तो अगर अब उस सप्लायर का पेमेंट आपने डॉलर्स में करनी है, सपोज 1 लाख डॉलर की आपने गुड्स मंगवाई, तो पाकिस्तान में आप जब परचेजेस डेबिट पेएबल क्रेडिट ये एंट्री करेंगे तो 1 लाख डॉलर्स में नहीं करेंगे, फिर डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए फिर क्या रिक्वायर्ड होता है, डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए एक एक्सचेंज रेट रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल 280 रुपए का 1 डॉलर है, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 280 करके फिर जो रुपीस में अमाउंट बनेगी उसकी बेस पे अकाउंटिंग करेंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान के से बाहर किसी फॉरेन कंट्री में गुड्स सेल कर रहे हैं, ये फिर क्या कहलाती चीज, एक्सपोर्ट्स। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका कस्टमर जो है वो यूके में और फिर पाउंड्स में आपको उसके अगेंस्ट पैसे मिलने हैं, तो वंस अगेन आप पाउंड्स को फिर रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए एक्सचेंज रेट यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान में बैठ के आपकी किसी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन हो रही, किसी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन हो जाए, तो फॉरेन करेंसी को फिर लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है बाय यूजिंग द एक्सचेंज रेट। तो ये इंपोर्ट्स भी हो सकती हैं, इंपोर्ट्स भी हो सकती हैं, गुड्स परचेज सेल भी हो सकती है, फिर इसके अलावा मशीनरीज वगैरह भी मंगवाई जा सकती हैं।
तो वेन एवर देयर इज अ ट्रांजेक्शन इन फॉरेन करेंसी अदर देन द लोकल करेंसी, तो फिर फॉरेन करेंसी को लोकल करेंसी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इस मतलब इस टॉपिक में हमने वही सारा डिस्कस करना है। एक्सचेंज रेट्स की जरूरत पड़ती है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सारे डिस्कशन का, तो समझ आई वैसे। तो एक छोटी सी 2 एग्जांपल्स हैं फर्स्ट 2 पेजेस पे, तो आए जरा मेरे साथ कैलकुलेटर्स पकड़ना। एवरी अदर थिंग आपका पता है, बस कन्वर्जन कैसे होनी है और उसमें फिर क्या इश्यूज आएंगे, ये आपने मेरी हेल्प भी करनी है, कंसंट्रेट आपने करना है, शायद बात बहुत मुश्किल नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसके साथ जरा रेफरेंस लिखना, इसका स्टैंडर्ड है IAS 21। सारी हम डिस्कशन करेंगे IAS 21 में फॉरेन एक्सचेंज रेट्स को कैसे यूज किया जाता है ताकि आप फॉरेन करेंसी को लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर सकें, वो सारी डिस्कशन IAS 21 से रिलेटेड है। ये वर्ड्स आप समझ आ जाएंगे अगर मैं बार बार रिपीट करूं। लोकल करेंसी मींस नहीं है पाकिस्तानी करेंसी वाला नहीं, माशाल्लाह आप लोग ग्लोबल किस्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। अगर आप अमेरिका पहुंच जाएंगे तो अगर अमेरिका में बैठे हैं तो वहाँ लोकल करेंसी डॉलर है, और डॉलर के अलावा अगर किसी करेंसी में भी ट्रांजैक्शन होगी वो फिर फॉरेन करेंसी है। तो लोकल करेंसी मींस जिस मुल्क में आप हैं, डेफिनेटली हम पाकिस्तान में से वापस आ जाते हैं, लेकिन जिस मुल्क में आप हैं उस मुल्क की करेंसी लोकल करेंसी, और उस लोकल करेंसी के अलावा किसी भी और मुल्क की करेंसी फॉरेन करेंसी कहलाएगी। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट एक सिंपल से डिस्कशन से। परचेज की ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे जी इस पेज पे, फर्स्ट पेज पे। लेट्स सिनेरियोस बने हुए 3। फर्स्ट सिनेरियो, a Pakistani company bought goods from an Australian supplier on 1st December 2016 for 10,000 Australian dollars, AU dollars, Australian dollars, paying by check on the same date. Exchange rate on 1st December 2016 was rupees 75 per $1 US। अब एक्सचेंज रेट्स आपको दिए होंगे, डेफिनेटली हमने गेस नहीं करने। एक्सचेंज रेट्स को यूज कैसे करना ये हमने डिस्कस करना। ये क्या हुआ जी, ट्रांजैक्शन किस चीज की? परचेजेस की एंट्री बताएं। अच्छा, इस केस में शायद पेमेंट सेम डेट पे होगी, बाय चेक सेम डेट पे पेमेंट होगी, तो व्हाट शुड बी द डबल एंट्री? परचेजेस डेबिट है, चेक से पेमेंट अगर हो रही है तो बैंक क्रेडिट कर लें। पाकिस्तान में हम हैं रुपीज में अकाउंटिंग करेंगे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी? 10,000। किस डेट पे ये ट्रांजैक्शन है? ट्रांजैक्शन डेट पे आपने एक्सचेंज रेट ढूंढा, वो 75 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 75। आंसर्स बताएं। 7,50,000। आंसर आपके पास एंट्रीज लिखी होंगी जरा नीचे, लेकिन अपने हाथ से जरा साथ साथ नोट करते रहे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट जरा पार्टिसिपेट आपने करना, कोई इशू होगा तो साथ साथ बताइएगा। समझ आ गई बात? अगर आपने गुड्स परचेज की और सेम डेट पे पेमेंट हो जाए तो देन शायद ये कैश ट्रांजैक्शन टाइप चीज है, लेकिन नॉर्मली ये जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में करेंसीज ट्रांसफर होंगी तो ये बाय बैंकिंग चैनल होती हैं, रादर देन कैश एक्सचेंज किया जाए कंपनीज में, बाय चेक ही पेमेंट्स होती हैं, मतलब बाय बैंकिंग चैनल्स। तो इसलिए रादर देन कैश क्रेडिट या बैंक कैश डेबिट, बैंक के साथ आप एंट्री कंप्लीट करेंगे। एनी कंफ्यूजन? सेकंड सिनेरियो पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 2। सपोज परचेज ऑन क्रेडिट, ये ऊपर से ही लिंक्ड है। पॉइंट नंबर 1 में हमने अज्यूम किया था कि जिस दिन परचेज हुई 1 दिसंबर को उसी दिन पेमेंट हो गई, लेकिन सपोज परचेज क्रेडिट पे थी और अमाउंट वाज पेड ऑन 15 दिसंबर व्हेन एक्सचेंज रेट वाज 78 पर $1। लिंक करें काइंडली जरा, व्हाट इज द परचेज डेट? वो 1 दिसंबर ही है, लेकिन अब रादर देन के उसी दिन पैसे दिए। सिनेरियो में डिफरेंस ये है कि 1 दिसंबर को हमने चीजें खरीद ली, लेकिन ये क्रेडिट पे खरीदी थी, लेकिन पेमेंट जाके की है 15 दिन बाद, दैट इज 15 दिसंबर, और अकॉर्डिंगली जो एक्सचेंज रेट 1 दिसंबर पे 75 था वो अब चेंज होके 78 हो गया है। क्या फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में फ्लक्चुएशन हो जाती है? फ्लक्चुएशन मींस इंक्रीज भी हो जाता है, डिक्रीज भी हो जाता है, चेंजेस आ सकती हैं। तो एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर जब पेमेंट जब सॉरी ट्रांजैक्शन डेट थी तो 75 का था, वो सेम सिनेरियो के साथ लिंक्ड है, और जब पेमेंट की जा रही है तो फिर 78 का हो गया है। आप कंसंट्रेट कीजिएगा, आपने सोच के जरा मुझे एंट्रीज करवानी है। बताएं किस डेट पे पहली एंट्री होनी चाहिए अब इस केस में?
1 दिसंबर पे क्यों होनी चाहिए सर? परचेज हो गई, बताएं जी क्या एंट्री करें? परचेजेस डेबिट है, पेबल है, तो पेबल कर लें, क्रेडिटर्स कर लें, ट्रेड पेबल्स कर लें, एज यू लाइक। अब एक लाइबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज पेबल कर लें, फॉरेन क्रेडिटर कर लें, एक लाइबिलिटी अकाउंट बनेगा। डन है सर? बताएं कितने सर? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 78 है, और सर जी रेट बदल गया सर। अब देखें, अपने क्वेश्चन में तो डाटा दिए इसी तरह दिया होगा, वरना 1 दिसंबर वाले दिन हमें नहीं पता होगा कि 15 दिसंबर को रेट क्या होगा। तो फिर अब जब 1 दिसंबर पे ट्रांजैक्शन हो रही है तो हम ट्रांजैक्शन डेट का रेट ही यूज कर सकते हैं, और बाद में डेफिनेटली फ्लक्चुएशन के रिजल्ट में फिर क्या होना चाहिए वो फिर बाद में सोचेंगे। तो यकीनन रेट चेंज होके 78 हो गया, लेकिन वो 15 दिसंबर की बात है। हम इस वक्त किस डेट पे खड़े हैं? 1 दिसंबर पे, तो रेट शुड बी द डेट ऑन द रेट विच इज ऑन द ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है। एनी कंफ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलो आगे, नेक्स्ट डेट बताएं। अब 15 दिसंबर आ गया जी, क्या हुआ इस दिन? अब परचेज हो रही है या पेमेंट हो रही है? वो परचेज जो हमने 1 दिसंबर को की थी, अब उसकी पेमेंट होने लगी है। तो पेमेंट की एंट्री क्या होती है? पेबल डेबिट होगा और कैश, कैश की जगह जरा बैंक कर लें, पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट होना। अब यकीनन डॉलर्स कितने देने? डॉलर्स में फ्लक्चुएशन नहीं है, डॉलर 10,000 ही है। लेट्स अज्यूम अगर सारे डॉलर्स की पेमेंट करनी है तो 10,000 डॉलर्स की गुड्स थी, 10,000 डॉलर्स ही देने हैं। लेकिन आप जब 10,000 डॉलर्स की पेमेंट करेंगे 15 दिसंबर पे, तो एंट्री किस रेट की बेस पे होनी चाहिए? लेकिन जरा रिलैक्स होकर गौर से मेरे वर्ड सुना। हमारे बैंक से कितने रुपीस निकलेंगे? तो फॉरेन करेंसी मैंने ली और मल्टीप्लाइड बाय 78 मींस इस डेट पे जो एक्सचेंज रेट है वो यूज किया, तो ये आंसर आया 7,80,000, ठीक है। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन के साथ या फर्स्ट एंट्री के साथ इसको जरा लिंक करें। हमने अपनी लाइबिलिटी रिकॉर्ड कितने पे की थी? तो कितने वाली लाइबिलिटी अब कितने रुपीस में सेटल हो रही है? क्या एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से हमें कुछ ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं? अगर उसी दिन पैसे दे देते 1 दिसंबर को तो 7,50,000 पे ये ट्रांजैक्शन सेटल हो जानी थी। लेकिन ये रेट इस तरह फ्लक्चुएट हुआ कि एक डॉलर जो 75 रुपीस का आता था अब बढ़ के वो 78 का हो गया। क्या डॉलर महंगा हो गया? गौर से जरा सोच के बताएं कि एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर कंपैरेटिवली 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक अब महंगा हो गया। पहले 75 का ही कहा जाता था, अब 78 का ही कहा रहा है। तो पेमेंट होनी है 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की, लेकिन 1 दिसंबर पे हमारी लाइबिलिटी जो थी 7,50,000, अब उसको सेटल करने में 7,80,000 देना पड़ रहा है। तो क्या फॉरेन एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन से हमें कोई गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? आपने इस सारी डिस्कशन में बिजनेस अपना ही समझना, कितने वाली लाइबिलिटी कितने में सेटल हो रही है? 7,50,000 वाली लाइबिलिटी अब 7,80,000 में अगर सेटल हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? बिजनेस आपका नॉर्मल लोग हैं, 7.5 लाख की बजाय 7,80,000 देना पड़ रहा है। तो अगर बुरा लग रहा होगा तो ये फॉरेन एक्सचेंज लॉस होगा, और कभी अगर अच्छा लग रहा होगा तो गेन भी हो सकता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 70 रेट हो जाता तो 10,000 इंटू 70 करके 7 लाख रुपीस हमारा आंसर आना था। तो 7,50,000 वाली लाइबिलिटी अगर 7 लाख में सेटल हो रही है तो एक्सचेंज रेट्स की फ्लक्चुएशन की वजह से हमें गेन भी हो सकता था। लेकिन इस केस में फाइनली 7,50,000 वाली लाइबिलिटी अगर 7,80,000 में सेटल हो रही है तो 30,000 का हमें फॉरेन एक्सचेंज लॉस हो रहा है। एंट्री बनाने का तरीका सुने गौर से, पेएबल डेबिट बाय 750। अगर आप एंट्री सही तरीके से कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिफरेंस भी खुद ब खुद ही आ जाए। 7,50,000 वाली लाइबिलिटी 7,80,000 में सेटल हो रही है। डिफरेंस किधर रह गया? किस साइड में? डेबिट अमाउंट्स में डिफरेंस रह गया। तो डेबिट अमाउंट्स में अगर डिफरेंस है तो ये फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज वर्ड है। मैं थोड़ा सा वर्ड्स को
मिनिमाइज करो, लिखते हुए फॉरेन एक्सचेंज लॉस है ये, लेकिन फॉरेक्स लॉस ऐसे शॉर्ट वर्ड्स में बोल देते हैं हम। और ये लॉस कहाँ जाएगा फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, जहाँ एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस समवेयर आप कह लें। और अगर फॉरेन एक्सचेंज गेन हो जाएगा तो वो भी प्रॉफिट लॉस में जाएगा, फिर अदर इनकम में कहीं चला जाएगा। बात समझ आ गई? प्लीज अपने हाथ से लिखना जरा एंट्रीज, लिखी हुई जरूर नहीं है लेकिन जहाँ सात जगह है मेरा ख्याल है, तो जरा डेट वाइज और जिस तरीके से अच्छा लिखवा रहे हैं उसी तरह लिखें। पहले मैंने पेमेंट का डिसीजन लिया बैंक से, फिर पेबल कितना था, फिर डिफरेंस। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। बताइए, एग्रीमेंट में कोई डेट फिक्स नहीं होते, एग्रीमेंट में करेंसी फिक्स होती है। तो फिर हेजिंग टेक्निक्स होती हैं वो एमएफए में, वैसे भी एग्रीमेंट में, लेकिन एक डेट, ये हमारा किसी सप्लायर के साथ तो कोई एग्रीमेंट नहीं है, हमारा उसके साथ एग्रीमेंट है उसने $10,000 देने हैं, तो रेट उसके साथ कोई फिक्स नहीं होना, रेट तो मार्केट में चेंज होते हैं। तो इसके फिर दूसरे बहुत तरीके और हैं वो, लेकिन एमएफए की बहस है। जी एनी अदर कंफ्यूजन? जी सर। नहीं आप आगे आ जाए ना, मतलब आप सामने बैठ गए और बंद करवा रहे हैं, आप इधर आ जाए। पर इधर तो रहेगा नहीं, इधर आ जाए, खुद हिलते ना यार, क्या हो फ्रीज हो गए? नहीं मैं कह रहा हूँ उसको रहने दें, गरीब को, उसको आप अगर आगे आ जाए। सॉरी मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही। जी नोट कर ली प्लीज एंट्रीज। आइए इसी को जरा थर्ड सिनेरियो में लेके चलें। स्टार्ट करो। चलिए सपोज, अब ऊपर से ही लिंक्ड है ये भी, परचेज वाज ऑन क्रेडिट, व्हाट इज द परचेज डेट? 1 दिसंबर, वही कॉमन है। दैट अमाउंट सपोज इज पेड ऑन 15 जनवरी 2017, 45 डेज के बाद शायद, when exchange rate was 77 per $1, year end of the Pakistani company is 31st December 2016, when the exchange rate was 79 per $1। पहले जरा सारा डाटा डेट जरा फाइनल कर लें जिस कॉन्टेक्स्ट में हमारी बहस हो रही है। व्हाट इज द परचेज डेट? वही कॉमन है, उस दिन का एक्सचेंज रेट 75 ही है, लेकिन सेकंड सिनेरियो में जो पेमेंट डेट थी 15 दिसंबर, अब उसकी जगह सपोज 15 जनवरी 17 नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की डेट है, और ईयर एंड हमारा है 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर 2016 में 31 दिसंबर 2016 पे हमारा ईयर एंड आ गया है। सिर्फ हुआ ये है कि परचेज ट्रांजैक्शन 2016 वाले ईयर में, और जो सेटलमेंट है, पेमेंट है, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में 15 जनवरी पे। ठीक है, हो सकता है वैसे ऐसे कि आपने गुड्स किसी और अकाउंटिंग पीरियड में खरीदी हो और उसकी पेमेंट ईयर एंड पे ना हो सकी हो, और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में उसकी पेमेंट हो जाए। हो सकता है सर? चलिए जी सोचना शुरू करें। परचेज किस दिन रिकॉर्ड करेंगे? 1 दिसंबर पे क्या एंट्री करेंगे? उस दिन आपको क्या रेट पता है? 75। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंट्री तो एज इट इज हो जाए। नेक्स्ट डेट पता है? 15 दिसंबर पे क्या करेंगे? अब वो हमारी बहस में डेट नहीं है, 15 दिसंबर इज नॉट रेलिवेंट। ठीक है, 15 जनवरी पे यकीनन क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे, लायबिलिटी सेटल होगी। तो मीन्स उसे हमारे इस अकाउंटिंग ईयर में बस ये एक ही एंट्री हो, पेमेंट वाली एंट्री फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आएगी। यहां तक ठीक है? ठीक है सर। अब जरा सोचें 31 दिसंबर 2016 की जब डेट आएगी, ईयर एंड जब आएगा, तो इस ईयर एंड पे आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल कर रहे होंगे।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जरा ध्यान में लाएं, उसमें ये पेएबल कहीं अपीयर हो रहा होगा, आपकी करंट लाइबिलिटीज में आ रहा होगा, जैसे नेक्स्ट 12 मंथ्स में सेटल हो जाना है, 15 जनवरी को इसने सेटल हो जाना है, क्योंकि पैसे दिए नहीं इस अकाउंटिंग ईयर में, तो ईयर एंड पे फिर हमारा पेएबल हमारे करंट लाइबिलिटीज में अपीयर होगा। यहाँ तक ठीक है? लेकिन बेटा ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है ये हमेशा एज ऑन बनती है, एज ऑन 31 दिसंबर 2016 हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होंगे, तो हमने 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स देने हैं, 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हमारी लाइबिलिटी है, यकीनन उस लाइबिलिटी को हमने 1 दिसंबर पे किस रेट पे रिकॉर्ड किया था, 75। तो अपना जरा जहन अप्लाई करें, क्या 31 दिसंबर एज ऑन 31 दिसंबर 2016 जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होंगी तो लाइबिलिटीज में क्या 7,50,000 से ही हमारी लाइबिलिटी आनी चाहिए? ये तो वो रेट था जिस डेट पे परचेज हुई थी। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तो लाइबिलिटी एज ऑन 31 दिसंबर 2016 आनी चाहिए, तो क्या रेट्स की फ्लक्चुएशन से हमारी लाइबिलिटी के कुछ रुपीज में फर्क तो नहीं पड़ जाएगा? मसलन अब इस वक्त रेट ढूंढे जरा सेकंड लाइन में, अब ईयर एंड पे रेट कितना हो गया, 77 हो गए, 77 तो सॉरी किस दिन है, 15 जनवरी पे, लेकिन जब ईयर एंड जिस दिन मैं बात कर रहा हूँ उस दिन रेट कितना हो गया, 79। तो वो लाइबिलिटी जो हमने 75 पे करनी थी, ईयर एंड पे आते 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 रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से वो लाइबिलिटी 79 पे सेटल करनी पड़ेगी एज ऑन। बात समझ आ रही है मेरी प्लीज? तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है ये तो एज ऑन बन रही है, तो रेट्स की फ्लक्चुएशन की वजह से अब हमारी लाइबिलिटी जो 7,50,000 पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वो 7,50,000 की नहीं रही, वो 7,90,000 पे क्यों आ गई? डॉलर वही है लेकिन रेट्स बदलने से अब ईयर एंड पे रेट जो 79 रुपीज है हमें उस हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन ईयर एंड के बाद जरा देखें रेट क्या हुआ, उसका कब पता चलेगा हमें? वो तो 15 जनवरी की जब डेट आएगी, लेकिन 31 दिसंबर पे जब हम आए तो हमें ये पता चल गया कि हमारी लाइबिलिटी अब 75 पे सेटल नहीं होनी, अब उसको सेटल करने के लिए हमें 79 रुपीज के एक यूएस डॉलर को खरीदना, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर खरीदना पड़ेगा। देयरफॉर जब परचेज डेट और सेटलमेंट डेट में, आखिरी मेरे वर्ड्स ने गौर से, परचेज डेट और सेटलमेंट डेट के दरमियान ईयर एंड आ जाए, किसके किसके दरमियान? ये सेटलमेंट डेट मैंने एक वर्ड बोला, इसका क्या मतलब है? जैसे लाइबिलिटी सेटल हो रही है, जैसे पेमेंट हो रही है, अगर परचेज और सेटलमेंट डेट के दरमियान ईयर एंड आ जाए तो ईयर एंड पे खड़े होकर फिर आप अपने पेएबल्स को अकॉर्डिंगली रिवाइज रेट्स की बेस पे एडजस्ट कर लेंगे। तो वही लाइबिलिटी जो 10,000 इंटू 75 पे रिकॉर्ड थी, अब वो 10,000 इंटू 79 पे अगर मैयर की जाए तो 7,90,000 बनता है। बात मेरी प्लीज क्लियर है? तो 31 दिसंबर 2016 पे रुकने की वजह क्या है कि लाइबिलिटी ने रीमेयर होना है बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड एक्सचेंज रेट व्हिच इज ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट। ठीक है, प्लीज क्लियर हो गया वर्ड्स में? तो वर्किंग कैसे करूंगा अब मैं? 7 या पहले डॉलर से मेजर करते हैं, 10,000 डॉलर्स मल्टीप्लाइड बाय 79 व्हिच मींस 7,90,000, और ऑलरेडी लाइबिलिटी कितनी रिकॉर्डेड है, 7,50,000, व्हिच मींस कितना डिफरेंस आ गया, 40,000 से कंसंट्रेशन से सोच के बताएं लाइबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? तो एंट्रीज करने का तरीका ये, बस आपने लॉजिकली इस तरह सोच, लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो पेएबल हो गया क्रेडिट, व्हाई द पेएबल इज क्रेडिट, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, कितने से ऑलरेडी रिकॉर्डेड थी, कितने से और रिकॉर्ड हो जाए तो 790 पे आ जाएगी, 40,000 से और अगर मैं क्रेडिट करूं तो उतने पे आ जाएगी जितने पे होनी चाहिए। और क्या लाइबिलिटी बढ़ना आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? तो देयरफॉर ये गेन है या लॉस है? तो डेबिट साइड पे क्या वर्ड आ जाएंगे, फॉरेक्स लॉस वर्ड आ जाएंगे। अब जरा अपनी पिछली एंट्री देखें जो इससे पिछले सेकंड सिनेरियो में की है मैंने, वहां मैंने इस तरह की कोई बात क्यों नहीं की? अगर ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट सेम अकाउंटिंग ईयर में तो ईयर एंड पे अगर फॉरेन करेंसी पेएबल्स है ही नहीं तो हमें कोई रीमेजर करने की जरूरत नहीं है, ये ट्रांसलेशन बोला जाता है, इससे जरा कुछ वर्ड्स अभी आ जाएंगे आगे, लेकिन मैं ट्रांसलेशन मींस अगर लाइबिलिटी ईयर एंड पे रहती है कोई फॉरेन करेंसी में तो उसे फिर अकॉर्डिंगली रिवाइज रेट की बेस पे रीमेजर किया जाता है। रीमेजर तो समझ आ जाएगा फिलहाल वर्ड? तो व्हेनेवर ट्रांजैक्शन डेट एंड सेटलमेंट डेट आर इन डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर्स तो ईयर एंड पे रुक के फिर हम अपनी लाइबिलिटीज को और अभी इंशाल्लाह रिसीवर्स को भी जाते हैं, पेएबल्स और रिसीवर्स को फिर रीमेजर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिवाइज रेट्स।
ठीक है, मैं बाजरा पूरी करूँ फिर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कोई नहीं, मैं अगर बोला भी है तो मैं लिख देता हूँ। नहीं नहीं, तो उस पर ना टेंशन है, वर्ड्स पे भी टेंशन ना ले। जी डेफिनेटली बेटा, वर्किंग के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। 79 माइनस 40, 79 माइनस 75 मीन्स ₹4 का एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर में लॉस हो रहा है, तो 10,000 to 4, वो तो शॉर्टकट्स कोई भी यूज किए जा सकते हैं। एनी अदर कंफ्यूजन? अब ये किस अकाउंटिंग ईयर में एंट्रीज हुई है? 2016 में पहले परचेज रिकॉर्ड हुई और फिर ईयर एंड पे खड़े होके एक लाइबिलिटी को हमने रीमेजर कर लिया बेस्ड ऑन रिवाइज डेट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। अगर हम ये कंप्लीट करवा दें नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में अगर आए तब डेट आ जाएगी 15 जनवरी 2017। अभी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के एंगल से एंट्री करो। रेडी जी सर, बताएं क्या करें? हाँ जी, सबसे पहले ये डिसीजन ले लिया करें कि पैसे आने या जाने कितने। इस केस में क्योंकि पेमेंट होने लगी है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा किस तरह से? नहीं 790 नहीं है, $10,000 देने, लेकिन 15 तारीख को अब $1 हमें 77 का पड़ेगा। तो इट मीन पाकिस्तानी रुपीज में 7,70,000 रुपीज से हमारी लाइबिलिटी सेटल हो जाएगी। लेकिन कितने वाली लाइबिलिटी अब 770 पे सेटल हो रही है? हाँ जी यार, 750 पे लाइबिलिटी रिकॉर्ड है, क्या हो गया? 750 पे इनिशियली रिकॉर्ड की थी, 40,000 से और बढ़ गई थी, तो 7,90,000 तक हमारी लाइबिलिटी चली गई थी। क्लियर है? सेंटेंस क्या बनेगा? 7,90,000 की लाइबिलिटी 770,000 में अगर सेटल हो रही है तो बताएं अब आपको कैसा लग रहा है? तो पेबल कितने से क्रेडिट होगा? 790। समझ आ जाएगा सबको? जी अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? वो क्यों लग रहा है? अब रेट्स फ्लक्चुएट होने से आपको कम रुपीज में अपनी लाइबिलिटी फाइनली सेटल करनी पड़ रही है, तो डिफरेंस अब ऑटोमेटिकली किस तरफ ही आ रहा है एंट्री में भी। तो अगर डिफरेंस क्रेडिट अमाउंट्स में आ जाए तो दिस इज फॉरेक्स गेन हो जाएगा, और अगर डेबिट अमाउंट्स में आ जाए तो आई होप के बात समझ आ जाएगी प्लीज। समझ आ रहा है प्लीज? वाई गेन वाई लॉस? वाई गेन वाई लॉस? कब होगा बताएं लॉस? नहीं, ये वाला सेंटेंस ठीक है, आप जो भी बोल रहे हैं बोलिएगा जरा, कब होगा लॉस? हाँ जी, मेरी सजेशन यही है कि अगर लाइबिलिटी कम में सेटल हो रही है तो गेन है, और अगर लाइबिलिटी ज्यादा में सेटल हो रही है तो लॉस है। बाकी अभी ये ना कि अगर रेट्स अगर कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो हम जरा सेकंड पेज कर लें उसके बाद मेरा ख्याल है, क्योंकि अगर आपका पैसे आने और रेट बढ़ जाए तो फिर आपको अच्छा भी लगना शुरू हो जाएगा। तो मेरी सजेशन यही है कि अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है अपना जहन में इस तरह से सेट कर लें। बाकी ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं। why there is a loss in why there is a loss on 31st December 16? लाइबिलिटी बढ़ रही थी, लाइबिलिटी बढ़ रही थी। why there is a gain in the last entry? नहीं, लाइबिलिटी कम तो हो रही है, लेकिन कितने वाली असल में कितने में सेटल हुई है? 790 वाली फाइनली 770 में सेटल हुई। ठीक है ना? ये लिखे अपने हाथ से 3 एंट्री। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप ओके? क्या लग गया हाथ को सर? साफ ही लग रहा है, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी सर। किस वजह से? किस वजह से वैसे?
चले आगे, नोट हो गया। ये सेकंड पेज पर है। अब ये जो हमने डिस्कशन की है, अगर आपने परचेज की है किसी फॉरेन कंट्री से, मींस इंपोर्ट्स हुई हैं, लेकिन अगर एक्सपोर्ट्स हो रहे तो आगे जरा सिचुएशन जरा चेंज करके सोचते हैं। सेकंड पेज पर है। ये पाकिस्तानी कंपनी सेल गुड्स टू अ कस्टमर इन सऊदी अरेबिया ऑन 15th June 2018, another scenario for 10,000 रियाल्स। ये जरा एक जीरो मिसिंग है, एक जरा जीरो पूरा करते हैं। पाकिस्तानी कंपनी सेल गुड्स टू अ कस्टमर इन सऊदी अरेबिया ऑन 15th June 2018 for rupees, sorry for rupees नहीं, for 10,000 reals, receiving the amount on the same date by check. Exchange rate on 15th June is 30 rupees per 1 real. जी सर, what is the date of transaction? डबल एंट्री बताएं सर, सेल हुई है, पैसे साथ ही रिसीव हो रहे हैं, तो बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट, किस तरह अमाउंट फाइंड आउट करें? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 30, ठीक है सर। तो अमाउंट बन गई 300,000। क्लियर? अब डेफिनेटली अगर इंफॉर्मेशन हो तो यहाँ सेल के साथ साथ फिर एक कॉस्ट ऑफ सेल भी होती है। चीजें अगर बेची हैं तो सेल प्राइस पे सेल वाली एंट्री होती है, और फिर कॉस्ट प्राइस पे कॉस्ट ऑफ सेल, स्टॉक, वो सारी बहस भी होती है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। वो सर जी होती है सर, होती होगी सर, बार पहली समझ आ गई प्लीज। गुड्स बेची है ना यार। सेकंड, अब सिनेरियोज में उसी तरह जिस तरह पिछले पेज पे था। सेकंड सिचुएशन, सपोज सेल वाज ऑन क्रेडिट and the amount was received on 25th June. What is the date of sale? वो वही है, 15 जून है, लेकिन सपोज 10 दिन बाद पैसे रिसीव हुए हैं और एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन हो गई और 32 रुपीज पर 1 रियाल रेट हो गया। प्लीज करवाएं, कॉन्सेप्ट सेम है, सोचते जाए थोड़ा। 15 जून की एंट्री क्या करूं? रिसीवेबल कह लें या डेटर्स कह लें, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अमाउंट बताएं कैसे फाइंड आउट करूं? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 30। वंस अगेन, जब हम 15 जून पे होंगे तो हमें नहीं पता बाद में रेट किस तरह से फ्लक्चुएट होना है, तो ट्रांजैक्शन डेट पे जो रेट होगा उसको आप एज इट इज यूज कर लेंगे। तो 3 लाख रुपीज से आपका एक रिसीवेबल बन के सेल रिकॉर्ड हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट डेट बताएं। 25 जून पे अब क्या होना है? ट्रांजैक्शन सेटल होनी है, लेकिन अब यहाँ ट्रांजैक्शन की सेटलमेंट पैसे रिसीव होके होनी है, ठीक है। पैसे अगर कस्टमर से रिसीव हो रहे हैं तो एंट्री बनाए, बैंक डेबिट होना है, रिसीवेबल क्रेडिट होना है, लेकिन अमाउंट्स के लिए गौर से मेरे वर्ड्स सुने जरा। अब हमारे बैंक में कितनी फॉरेन करेंसी ने रुपीस में कन्वर्ट होना है? 10,000 फॉरेन करेंसी रियाल्स ने रुपीस में कन्वर्ट होना है, लेकिन इस दिन अब किस तरह से कन्वर्जन होगी? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 32 का रेट हो गया है। अब सेटलमेंट करते हुए पैसे हमें रिसीव होने हैं, तो कितने वाला रिसीवेबल कितने में रिसीव हुआ है? 3 लाख वाला रिसीवेबल 3,20,000 रुपए में अगर रिसीव हो रहा है तो आपको कैसा लग रहा है? और यार रेट बढ़ा क्या हो गया? पिछला पेज देखें, फर्स्ट पेज, वहां तो जब रेट बढ़ा था आप कह रहे थे लॉस हो रहा है। मेरा ख्याल है इस तरह बेहतर नहीं है, बिजनेस अपना समझे। अगर आपने पे करना होगा तो यकीनन रेट बढ़ने का मतलब आपको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको ने पैसे रिसीव करने हैं तो रेट बढ़ने का मतलब पैसे ज्यादा रिसीव होने हैं। तो बताएं, रेट बढ़ने चाहिए कम होने चाहिए? नहीं, ये कोई बहस नहीं, बस वो होना चाहिए जो हमें सूट करता है। अगर पैसे मिलने हैं तो फिर क्या होना चाहिए, और अगर पैसे देने हैं तो फिर
फिर रुपया बराबर हो जाना चाहिए जितनी भी फॉरेन करेंसी, 1 इज इक्वल टू 1 हो जाना चाहिए। तो वो ख्वाहिशात अपनी जगह पे है, लेकिन मेरी सजेशन यही है कि आप गौर से ये देखें कि पेबल्स की बहस हो रही है या रिसीवेबल्स की, कितने वाला रिसीवेबल कितने में रिसीव हो रहा है। 3 लाख वाला रिसीवेबल अगर 3,20,000 में रिसीव हो रहा है तो आपका ऑटोमेटिकली गेन भी आ रहा है। ये भी नोट करें जो मैं ऑटोमेटिकली वर्ड्स कह रहा हूँ, अगर आप सही वर्ड्स, अगर आप सही अमाउंट्स लिख लेंगे तो फाइनली आपका डिफरेंस भी एंट्री में उधर ही शायद आना चाहिए जिधर होना चाहिए। तो 320,000 रिसीव हो रहा है और 3 लाख का रिसीवेबल था, तो 20,000 की जो क्रेडिट अमाउंट है इसे क्या कहेंगे हम, फॉरेक्स गेन। और साथ तरफ मेंशन कर रहा हूँ, आप भी कर लीजिएगा कि ये गेन लॉस फिर प्रॉफिट लॉस में जा रहे हैं। लिखें जी एंट्रीज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। चलिए आगे। चलिए सर, अब यहाँ भी ये जो सेकंड सिचुएशन थी इसमें ट्रांजैक्शन डेट ऑफ सेल और रिसीट ऑफ अमाउंट ये सेम अकाउंटिंग ईयर में आ गई थी, लेकिन वंस अगेन ये पॉसिबल है कि सेल वाली ट्रांजैक्शन किसी डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर में हो जाए और बाद में रिसीट जो है, उन पैसों की जो रिसीट है वो किसी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में डेट चली जाए। तो उस केस में फिर वंस अगेन आपके ईयर एंड पे एक रिसीवेबल आ रहा होगा, और रिसीवेबल अगर आ रहा होगा तो उसको भी फिर हमें उसी तरह शायद रीमेजर करना है जिस तरह हमने पेएबल में बहस की है। तो आए जरा थर्ड सिनेरियो की तरफ पढ़ने, पहले मेरे साथ रहो। सपोज सेल वाज ऑन क्रेडिट एंड द डेट इज सपोज 15th June 2018 एज इट इज जो पहले थी, एंड द अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन 5th July 2018 when the exchange rate was 33 per 1 रियाल। year end of the Pakistani company suppose let's assume 30th June है अब, और उस दिन फिर एक्सचेंज रेट है 34 पर रियाल। जी कोशिश करें प्लीज, बिल्कुल शायद सिंपल बहस फाइनली अभी कंप्लीट करवाना आप लोगों ने। सेल की डेट बताएंगे 15th June, क्रेडिट सेल की एंट्री बताएं, रिसीवेबल और डेबिट सेल्स क्रेडिट। इस दिन हम कैसे फॉरेन करेंसी को लोकल करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, 10,000 रियाल्स फॉरेन करेंसी लेंगे और मल्टीप्लाइड बाय एक्सचेंज रेट कर देंगे विच इज 30 विच वाज 30। ठीक है, ऊपर ओरिजिनल सिनेरियो से चल रहा है। एक सेकंड बात पूरी सुनना जरा, आई होप कि वैसे आइडिया हो गया आपको, लेकिन मैं कंप्लीट करवा दूंगा। देन बताएं कौन सी डेट पे रुकूं। अब 30 जून 18 पे क्यों रोक रहे हैं मुझे, ईयर एंड आ गया तो फिर क्या हुआ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट आ गई है, फिर क्या हुआ, उसने एज ऑन बनना है, फिर क्या हुआ, उसमें रिसीवेबल आना। अब उसमें रिसीवेबल जो आएगा वो रियाल्स तो 10,000 ही है, लेकिन ये जो 10,000 रियाल्स थे 15 जून को मैयर हुए थे 3 लाख पे, 15 जून को, लेकिन रिसीवेबल हो या पेएबल हो इन्होंने फिर एज ऑन अपीयर होना होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो वंस अगेन अब क्या होना है, रिसीवेबल्स ने ईयर एंड पे एज ऑन मैयर होना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, फॉरेन करेंसी अमाउंट देखेंगे
और ईयर एंड का फिर एक्सचेंज रेट ढूंढेंगे। तो व्हाट इज द फॉरेन करेंसी अमाउंट? 10,000 रियाल्स। और व्हाट इज द एक्सचेंज रेट पर रियाल? वो 34 पे रियाल एक्सचेंज रेट हो गया अगेंस्ट द रुपीज। ठीक है, तो कैसे वर्किंग करूं, सजेस्ट करें। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 34 मींस एक्सचेंज रेट जो ईयर एंड पे है। आंसर यहां तक बन जाएगा 340,000। माइनस बताएं क्या करूं? 3 लाख। मीनिंग इसका क्या बना, इस प्लस माइनस का क्या मतलब बन रहा है? 3 लाख वाला रिसीवेबल 3,40,000 रुपए का हो गया एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से। वो रिसीवेबल जो 15 जून को रुपीज में 3 लाख रुपया था, अब 30 जून पे जाके वो 340,000 हो गया है। तो कितना डिफरेंस आ गया? 40,000 के डिफरेंस से हमारा रिसीवेबल बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? तो रिसीवेबल बढ़ने का मतलब रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। ऑलरेडी कितने रिकॉर्डेड है? 3 लाख रिकॉर्डेड है। 40,000 से अगर आप और डेबिट कर देंगे तो टोटल 340 हो जाएगा। एंट्री कैसे पूरी करूं? रिसीवेबल बढ़ना आपको कैसा लग रहा है? लेकिन ये फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट की वजह से है। तो एक्सचेंज लॉस है या गेन है? क्लियर हो गया? चलिए इस तरह करें, लास्ट एंट्री मैं नहीं लिख रहा, आप ये 2 एंट्रीज लिखें, लास्ट खुद से ट्राई करें। इस सेकंड एंट्री में अगर इश्यू तो बताएं। पेज के नीचे भी जगह है, वहां खुला खुला भी करना है, ये थर्ड के लिए, तो थर्ड सिनेरियो में। जी होगी ट्राई। जो लोग लिख रहे हैं कर लें, 1 मिनट और लगा लें, अपनी तरफ से कंप्लीट करें। जर्नलिस्ट साहब भी सेटलमेंट डेट की एंट्री करें। सेटलमेंट डेट का मतलब नहीं, जिस दिन पेमेंट हो रही है जिस दिन रिसीट हो रही है, दोनों के लिए वर्ड है। जिस दिन पेबल पे होगा या रिसीवेबल रिसीव होगा वो सेटलमेंट डेट। जी करवाएंगे एंट्री, करें शुरू। सबसे पहले डिसीजन ले लें कि पैसे आ रहे हैं। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 33, 3,30,000। ठीक है, तब 3,30,000 रिसीव हो रहा है। कितने वाला रिसीवेबल कितने में रिसीव हो रहा है? ये वर्ड्स क्लियर है मेरे सारे? तो कितने पे रिसीवेबल आ गया था? 3 लाख पे मैयर किया था, लेकिन 40,000 और रिकॉर्ड करने से 340 पे हो गया था। तो 3,40,000 वाला रिसीवेबल अगर 3,30,000 में रिसीव हो रहा है, तो अब ये 10,000 आपका फॉरेक्स लॉस हो गया। प्लीज क्लियर है सारा? एनी कंफ्यूजन? सही होगी एंट्री?
ये बड़ा स्पेकुलेशन बिजनेस अगर हो तो फिर क्या होता है, फिर भी यही होता है, अकाउंटिंग में यही होता है। स्पेकुलेशन बिजनेस हो, अकाउंटिंग में यही एंट्रीज होती हैं। बाकी स्पेकुलेशन बिजनेस होता क्या है ये फिर एक अलग बहस है, लेकिन अकाउंटिंग यही है। अगर आपके पास डॉलर है, उनकी फ्लक्चुएशन हो रही है, तो गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो शायद अकाउंटिंग हम सीख रहे हैं, बाकी फ्लाइट स्पेकुलेशन बिजनेस आपने पूछा तो मेरा ख्याल आपको आइडिया तो हो गया उसको क्या होता है, लेकिन एंट्री सेम। किसी वजह से अगर आपके पास फॉरेन करेंसी है, उसमें उसके एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन है, तो गेन लॉसेस इसी तरह रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, चलिए अब इन दोनों सिनेरियोज में जो फाइनली हमने बात समझी वो ये है कि परचेज या सेल की एक ट्रांजैक्शन डेट होती है। ट्रांजैक्शन डेट अगर मैं कभी वर्ड बोलूँ तो उस डेट पे परचेज भी हो सकती है और सेल भी हो सकती है। सेटलमेंट डेट पे पेमेंट भी हो सकती है, रिसीट भी हो सकती है। अगर ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट के दरमियान में ईयर एंड आ जाए तो उस डेट पे फिर रिसीवेबल्स और पेएबल्स को रीमैयर किया जाता है। उस रीमैयर के लिए फिर मैंने वर्ड पहले भी बोला था ट्रांसलेशन, लेकिन अभी ये लिखने की जरूरत नहीं, अभी आगे वर्ड्स आ जाएंगे। जस्ट मैं आपको जरा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इन वर्ड्स से। एक वर्ड मैंने पहले बोला ट्रांजैक्शन डेट, जिसपे सेल या परचेज हो रही है। फिर कौन सा बोला, उस पे क्या हो रहा है, पेमेंट या रिसीट हो रही है। पेमेंट डेट, पेमेंट रिसीट डेट मीन सेटलमेंट डेट, और ट्रांजैक्शन डेट के दरमियान में अगर ईयर एंड आएगा तो फिर ट्रांसलेशन की बहस है। और अगर सेम ईयर में ट्रांजैक्शन और सेटलमेंट हो गई है तो फिर ईयर एंड पे कोई ट्रांसलेशन एज सच नहीं है। तो इस इन वर्ड्स की शायद मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप कि अंडरस्टैंड आपने कर लिया। बाकी अभी अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा आगे जरा नोट्स में, सॉरी मेरे ख्याल पेज नंबर्स नहीं लिखे हुए। अगर लिखे हुए लिखे, अगर लिखे हुए फिर तो बेस्ट ही हो गया। जरा मेरे पास लेकिन नहीं लिखे हुए। सर एक मिनट दिखाएंगे, जस्ट एक सेकंड। नहीं कहा नीचे लिखे हूँ, आपको तो नजर आ रहे हैं। पेज नंबर 15 पे एक मिनट जाएगा, पहले जरा थोड़ी थोड़ी एग्जांपल्स और कर लेंगे। पेज नंबर 15 पे जरा सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ हैं प्लीज। चलिए सर, इन क्वेश्चन पे बिल्कुल एक बस शायद आज की डिस्कशन का एक छोटा सा इशू रह गया, तो उस इशू को जरा सही तरह लॉजिकली मेरे साथ जरा रिजॉल्व करके अपने उठना है। फुल कंसंट्रेट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूं। एन एंटिटी बेस्ड इन अमेरिका sells goods to UK for 200,000 pounds। अब थोड़ी थोड़ी एब्रीवेशंस आई होप पता सबको, पाउंड की एक एब्रीवेशन या कैसे कहेंगे, सिंबल है शायद। An entity based in America sells goods to UK for 200,000 pounds on 28th February 2013 when the exchange rate was 0.55 pound for $1, $1 एक डॉलर के बदले कितने पाउंड्स आते हैं? डॉलर महंगा है, पाउंड महंगा है? कंसंट्रेट करना है फुल जरा। अगर आपके पास $1 हो तो उसके बदले 0.55 मीन्स 55 पेंसेस करते हैं शायद वहां पे, 0.55 पाउंड मिलेगा, एक पाउंड से कम मिलेगा। तो पाउंड महंगा, डॉलर महंगा। अगर आपके पास 0.55 पाउंड हो तो $1 मिल जाएगा, तो पाउंड महंगा है। रियल लाइफ की बात नहीं हो रही, वो भी शायद होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना हमने। द कस्टमर पेज ऑन 15th April 2013 when the rate was 0.6 pound against $1। फंक्शनल करेंसी ऑफ द एंटिटी इन अमेरिका इज डॉलर। अब एक वर्ड आएगा बार बार, फंक्शनल करेंसी। जब तक मैं और कुछ ना बताऊं, फंक्शनल करेंसी के साथ ब्रैकेट में लिखें लोकल करेंसी।
फंक्शनल करेंसी एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है ये थोड़ा सा जरा हम और बड़े हो जाए फिर मैं बताता हूँ, लेकिन जब तक मैं ना बताऊं आपने क्या जहन में रखना है, फंक्शनल करेंसी वर्ड अगर आ जाए, लेकिन लोकल करेंसी मीन्स रुपीज नहीं, हम जिस मुल्क में होंगे उस मुल्क की करेंसी लोकल करेंसी। एक सेकंड रिक्वायरमेंट पढ़ जरा, हाउ डज द यूएस एंटिटी, अब आप कंसेप्चुअली स्पीकिंग अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका पहुंच गए और अमेरिका बैठ के अब अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो व्हाट इज योर लोकल करेंसी, अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर। अब डॉलर के अलावा अगर कोई करेंसी में ट्रांजैक्शन हुई है तो फिर वो फॉरेन करेंसी है। तो फर्स्ट लाइन देखें, क्या फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन है, अमेरिका बैठे हम, फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन है, सेल ट्रांजैक्शन है, परचेज ट्रांजैक्शन है, सेल ट्रांजैक्शन है, किस करेंसी को किस करेंसी में कन्वर्ट करना है आपने, पाउंड्स को डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डॉलर फंक्शनल करेंसी मींस लोकल करेंसी। तो हाउ डज द यूएस entity accounts for the transaction in the financial statements for the year ended 31st July 2013। आए बिस्मिल्लाह पढ़ें। अकाउंटिंग एंट्रीज फिलहाल मेरे साथ करें, बाकी फिर वो एक्सट्रैक्ट्स वगैरह डेफिनेटली बन सकते हैं बाद में। जी फर्स्ट डेट लिखो कि मेरे साथ जरा प्लीज, इसमें छोटा सा एक मसला है, अगर वो रिजॉल्व हो गया तो उसके बाद ये भी आपके ठीक है। अब शायद ट्राई करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक जरा छोटा सा इशू आपके साथ डिस्कस करूँ। पहले डेट बताएं, 28 फरवरी इज द ट्रांजैक्शन डेट। डबल एंट्री बताएं, रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट लिखे जी पहली एंट्री। अच्छा, अभी इस केस में ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हमें मेंशन करना है कि हम किस करेंसी में काउंटिंग कर रहे हैं। तो बताएंगे अब जब अमाउंट्स हम लिखेंगे तो किस करेंसी में होगी, हाँ यूएस डॉलर, तो ऊपर आप मेंशन करें, जैसे हम रुपीज लिखते हैं, तो अगर हम अमेरिका बैठे हैं तो यूएस डॉलर करेंसी का साइन। जी इकट्ठे सर, ये बताएं कि कितने पाउंड्स को कन्वर्ट करना है। 2 लाख पाउंड ही है ना यार, परेशान हो रहा है, 2 लाख पाउंड। ये अब डॉलर्स में कन्वर्ट करना है, एक्सचेंज रेट क्या है उस दिन, कैलकुलेटर पकड़े कन्वर्ट करें। आंसर बताएं यार, 363 कैसे की वर्किंग, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बताएं, तो परेशान हो गया लगता है। 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय क्यों है, अभी थोड़ी देर पहले जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे, ये जो सिनेरियोस दो किए हैं उसमें तो सीधा मल्टीप्लाई करी जा रहे थे, नहीं रेट ज्यादा नहीं है। फर्स्ट पेज पे आ रहे भागते हुए जा रहे, 2 लाख ही होना होगा, 2 लाख तो बड़ा पाउंड है, क्या 2 लाख पाउंड 2 लाख डॉलर के बराबर है, हो सकता है अगर क्या रेट होता, पाउंड 1 इज इक्वल टू 1 डॉलर। तो असल में इशू क्या बना है, कंसंट्रेशन सुनिएगा, ये फर्स्ट पेज पे मैं आ गया हूं, अगर आप भी आ रहे, वैसे शायद जरूरत नहीं, मैंने आपके सामने खोल तो लिए। ये बेटा जब मैं इस वक्त वर्किंग कर रहा था तो एक छोटा सा काम शायद करने की जरूरत नहीं थी इस केस में, ऑटोमेटिकली हो रहा था, लेकिन शायद वहां ऑटोमेटिकली हो नहीं सकेगा। ये जो मैं एक्सचेंज रेट दिया हुआ था ये जो फर्स्ट सिनेरियो में, ये इस तरह से है, ₹75 एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1, ये जिस तरह उधर लिखा मैंने वहां से यहाँ स्पेसिफाई करी, ये सही लिखा मैंने, ₹75 इज इक्वल टू कर लें $1।
तब 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर थे। ठीक है सर। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर एक्सचेंज रेट के मुताबिक, कंसंट्रेशन से मेरे वर्ड सुने गौर से, ये जो मैंने बॉक्स में थोड़ा सा एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स के मुताबिक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अगेंस्ट 75 रुपीज दिए हैं। तो 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स को अगर ज़हन में रख के ये बॉक्स देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1 है और हमने 1 से 75 पे जाना है। शायद इस तरह का तरीका कभी अपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हुए भी यूज किया होगा। तो 10,000 असल में डिवाइडेड बाय 1 है और मल्टीप्लाइड बाय 75। ये डिवाइड बाय 1 क्यों बोला मैंने? नहीं, इस बॉक्स के मुताबिक, इस एक्सचेंज रेट के मुताबिक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगर 1 है तो रुपए 75। तो मैंने 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स थे। ऑस्ट्रेलियन डॉलर इस एक्सचेंज रेट के मुताबिक 1 था, 1 के बराबर था, और पाकिस्तानी रुपीस इस रेट के मुताबिक 75 है। तो अमाउंट जिसके इक्वल होती है उससे डिवाइड कर दें और जो फाइंड आउट करनी है उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ हमें करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि शायद फॉरेन करेंसी ही 1 रखी हुई थी उसने और मल्टीप्लाइड बाय 75 एज इट इज हुआ है। मसलन अगर मैं डिवाइड बाय 1 करूं और मल्टीप्लाइड बाय 75 करूं तो शायद जरूरत नहीं। ये डिवाइड बाय 1 मैंने क्यों किया? नहीं, डिवाइड बाय 1 मैंने कहां से देख के किया, चलो ये बता दो। मैंने एक्सचेंज रेट देखा है, 10,000 क्या था? ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स थे। ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स 10,000 थे और एक्सचेंज रेट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1 ही दिया, 1 के मुकाबले में 75 दिया। तो 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर एक्सचेंज रेट डिवाइड बाय 1 और मल्टीप्लाइड बाय 750। मसलन जरा कैलकुलेटर पकड़े, अगर मैंने 7,50,000 रुपीज से ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स बनाने हो, मतलब अगर मैं आपको 7,50,000 रुपीज बताऊं, 7,50,000 रुपीज बताऊं और एक्सचेंज रेट यही हो, तो आप मुझे ऑस्ट्रेलियन डॉलर बनवा सकते हैं? कैसे? मल्टीप्लाइड बाय 75 यार। असल में अब हो क्या रहा है, 75,000 रुपीज जहन में अगर रखे और रुपीज जहन में रख के एक्सचेंज रेट देखें, तब रुपए जो है वो 75 इज इक्वल टू $1। तो जिसके बराबर उससे डिवाइड करें, अमाउंट आपकी जिस रेट के बराबर है उससे डिवाइड करें और जिस करेंसी में आप जाना है उससे मल्टीप्लाई करें। तब इस केस में डिवाइड बाय क्या होना चाहिए? बात मेरी समझ आ रही है प्लीज? और मल्टीप्लाई बाय 1। कुछ क्लियर हुआ प्लीज? 10,000 बन तो जाएगा। अब 10,000 क्या है? अब ऑस्ट्रेलियन डॉलर का 10,000 जेहन में रख के मैंने अगर रुपीज में जाना है तो डिवाइड बाय फिर 1 ही होना चाहिए था और मल्टीप्लाई बाय 75। थोड़ी सी बात जरा मेरी और समझने की कोशिश करें जरा। सेकंड पेज पे जो मैंने बात की थी, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने कुछ ग्रैस्प किए? आपको कुछ समझ आया मैं क्या बोली जा रहा हूँ? इसी तरह अगर ये जो सेकंड एग्जांपल है, यहां अगर मैं लिखूं रुपीज 30 इज इक्वल टू 1 रियाल, ऐसे ही लिखूंगा ना? तो अभी 10,000 क्या था? तो 10,000 बोल दें अब जरा काइंडली, डिवाइड बाय क्या करूं? और इंटू 100। तो डिवाइड बाय 1 इंटू 100 करने, इंटू 30 करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको 3 लाख रुपए बताऊं मैं, 30 लाख रुपीस, और एक्सचेंज रेट है आपको बताऊं 30 इज इक्वल टू 1 रियाल, और आपसे कहूं कि मुझे रियाल्स बताएं, तो असल में आपने देखा क्या, रुपीस 3 लाख जेन में रख के फिर आपको रुपीस पे आपकी नजर पड़ी, तो रुपीस 30 है तो डिवाइड बाय बोले और फिर इंटू 1, और डेफिनेटली फिर इंटू 1 की शायद जरूरत नहीं रहेगी। तो वाई डिवाइड बाय 30, क्योंकि फिर रुपीस इस एक्सचेंज रेट के मुताबिक 30 के बराबर है, और मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आप करेंसी रुपीस से फिर रियाल्स की तरफ भी जा सकते हैं। आई होप कि मैं को समझा पाया हूं। तो तरीका क्या होता है, जिस करेंसी में अमाउंट है पहले वो देखें और फिर एक्सचेंज रेट के मुताबिक देखें कि वो करेंसी किसके बराबर है, और देन उससे डिवाइड कर लें और जिधर आपने पहुंचना उससे मल्टीप्लाई करें, रादर देन इसे लिखें रट्टा लगाएं। मेरे ख्याल इन सेंटेंसेस को हम जरा अप्लाई करके देखते हैं। वर्ड्स को समझ आ रहे हैं वैसे? अब आए पेज 15 पर, मुझे अप्लाई एक दफा करवा दें ताकि मुझे भी जरा आइडिया हो जाए कि आपको मैं कुछ समझा सकूं या नहीं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ समझ आया मेरा जो मैंने बातें की आपके सामने? मुझे जरा वर्किंग करवा दें ताकि मुझे जरा आइडिया हो जाए फाइनली सब ओके है या नहीं, क्योंकि ये शायद बस यही छोटा सा इशू रह गया था। अब 2 लाख क्या है? पाउंड्स है। अब इन पाउंड्स को जहन में रख के एक्सचेंज रेट देखें।
जस्ट सॉरी जस्ट एक मिनट, जस्ट एक सेकंड जी। एक्सचेंज रेट मैं जरा स्पेसिफाई कर रहा हूं आपके सामने, जरा 0.55 था अगेंस्ट $1। अब 2 लाख क्या है, पाउंड्स हैं, तो अब एक्सचेंज रेट में क्या देखना है, पाउंड्स देखने हैं, डिवाइडेड बाय क्या करूं, और मल्टीप्लाइड बाय, सबको क्लियर है, प्लीज डिवाइड बाय, आंसर बताएं। 33636, प्लीज राउंड ऑफ काइंडली कर लीजिएगा। एक आखिरी चीज लिखने से पहले जरा मुझे बताएं, लॉजिकली वैसे भी देखें, एक्सचेंज रेट को जरा ज़हन में रख के लॉजिकली भी देखें, 2 लाख पाउंड्स हैं, क्या डॉलर ज्यादा होने चाहिए या कम होने चाहिए? क्यों? 0.55 पाउंड्स का $1 है, तो लॉजिकली भी अगर देखें, मतलब मीन्स उसे मैं एक बात ये कर रहा हूँ, शायद अगर डिवीजन में गलती हो भी जाए तो लॉजिकली भी देखना चाहिए कि शायद आंसर मेरा सही नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल आपने मल्टीप्लाई किया होगा तो ये वैसे ही 2 लाख से आंसर कम आ रहा होगा, तो वाई द आंसर शुड बी मोर देन 2 लाख, क्योंकि कम डॉलर्स के ज्यादा पाउंड्स आएंगे। नहीं, मेरा सेंटेंस गलत है, कम पाउंड्स के ज्यादा डॉलर क्यों आएंगे, वो क्यों आएंगे? क्योंकि इस करेंसी ये जो एक्सचेंज रेट दिया हुआ है इसमें पाउंड महंगा है और डॉलर सस्ता है। ठीक है जी, लिखें पहली एंट्री जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको फाइनली फिगर समझ आ गई? ये प्लीज मुझे बता दीजिएगा, यही बस इशू था डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वाला। अब अगर ये क्लियर हो गया तो इंशाल्लाह बाकी इशू नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको सबको पता है मैंने डिवाइड क्यों किया? अच्छा, एक दफा दोबारा जरा जिन्होंने लिख लिया ये, अब 363,636 जो है ये डॉलर्स हैं या पाउंड्स हैं? अब इन डॉलर से अगर पाउंड्स बनाने हो दोबारा करके देख लें, जरा तसल्ली हो जाएगी। डिवाइडेड बाय 1 into 0.55, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इग्नोरिंग एनी राउंडिंग ऑफ। जी जी, चलो आगे, एक और एंट्री करवा दें बस, आ जाके आपकी डेट बताएंगे, फाइंड एक और भी है ना, 15 अप्रैल। ईयर एंड क्या है? 31 जुलाई है, तो वो ट्रांसलेशन वाली बहस शायद नहीं आ रही, ये करवा दें जरा काइंडली। कैश की जगह बेटा बैंक जरा करना, ये फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में बैंक की इन्वॉल्वमेंट, ये बनवाएं जरा एंट्री। बैंक डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, चले ये तो मैंने लिख लिया है। अमाउंट्स बनवाएं जरा, बैंक कितने से डेबिट, हाँ ये वर्किंग करवाएं जरा मुझे, नहीं वर्किंग वर्किंग बस बोल दें। 2 लाख डिवाइडेड बाय कंफर्टेबल है, डिवाइड बाय 0.6 इज इक्वल टू, आने दें डरे ना, जो भी आ रहा है, 333 तकरीबन 333। अब कितने लाख डॉलर्स वाला रिसीवेबल, कितने लाख डॉलर्स में रिसीव हो रहा है? बोले बोले सर, हिम्मत करें। 3,63,636 वाला डॉलर्स वाला रिसीवेबल 333 में अगर रिसीव हो रहा है और आप अमेरिका में बैठे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? डॉलर्स में आपको लॉस हुआ है, कितना डिफरेंस है? 30303। सेंटेंस रिपीट करें काइंडली, ये लॉस कैसे निकाला हमने, कितने वाला रिसीवेबल कितने में रिसीव हुआ? नहीं बेटा, ये फिगर जरा सही चेक कर लें, 30303 है। नहीं आपने तो शायद सही लिखवाई है, मेरे सामने जो आई है। नहीं क्लियर हुआ प्लीज, समझ आ गया सबको?
Any confusion finally? जी ऑनलाइन स्टूडेंट, चलिए ये डिस्कशन इंशाल्लाह फिर कल यहीं से शुरू करेंगे। आप जरा लीज का दोबारा टाइम देके तो जरा 2 क्वेश्चंस फाइनल करना है, ठीक है? पुराना बोलना नहीं चाहिए और अगला इंशाल्लाह साथ साथ चलाएंगे। थोड़ा सा क्लास का टाइम भी काइंडली जरा फॉलो करें सही तरह यार, कुछ 10 मिनट लेट तो 15 मिनट लेट और कुछ बहुत ज्यादा लेट तो हिम्मत तो माशाल्लाह आप कर ही रहे हैं, लेकिन प्लीज क्लास के टाइम पे आया करें। व्हाट इज द टाइम ऑफ क्लास? जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। जी इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। देख लें बच्चे कितने हैं, ज्यादा देखो, जरूरत पड़ेगी तो खोल दीजिएगा, अभी मेरा ख्याल है इतना मुझे तो एक्सपेक्टेड नहीं है। देख जरूरत पड़ेगी तो खोल दीजिएगा, या है अभी देखो ना कितने बच्चे हैं। कोई नहीं, चले कर लें इसे।